हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स बेटी। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बेटा हमने आज कंसेप्ट पढ़ना है द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया की। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन है, हमने ये रीड करना है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन है। इसमें हमारा ए पॉइंट जो एनर्जी है आपके सीबीएसई के सिलेबस में से कट हो चुका है ये, ठीक है, और पंजाब बोर्ड के सिलेबस में से, ठीक है, ये कट हो चुका है आपका। ओके, तो आपने इस पूरे कंसेप्ट को नहीं पढ़ना है, तो आपने पढ़ना क्या है, इस हेल्थ को, ठीक है। अ की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्थ, लोगों का हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक अच्छी कंट्री चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, हेल्थ मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल की बहुत अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। इट डजेंट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज़। अकेला हेल्थी होने का मीन्स ये नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्थी हैं। इसका मीनिंग क्या है, हेल्थ का मीनिंग, इसका मीनिंग है इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी टू हैंडल डिफ़िकल्ट टास्क, कि हम अपनी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज आते हैं उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटी, हमारा दिमाग हर टाइम हर जगह पर प्रेजेंट रहना चाहिए। तो आगे देखो, हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हेल्थ सर्विस की आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद जो हेल्थ सर्विसेज थी, जैसे डॉक्टर वगैरह हो गए या मेडिकल स्टडी थी, इसमें कैसे विकास हुआ। देयर हैज़ बीन अ सब्सटेनियल इम्प्रूवमेंट ऑफ अ हेल्थ फैसिलिटीज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उसमें एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन प्रूव दिस पॉइंट, इन ऑब्जर्वेशन ने इस पॉइंट को प्रूव कर दिया है। पहला है डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। डेथ रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम एज हाई एज 27 पर थाउजेंड इन 1951 टू 6 पॉइंट पर थाउजेंड इन 2016। 1951 में 27% पर थाउजेंड जो था ना, 1000 के पीछे जो थे 27 जो थे वो उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। अब 2016 में 1000 के पीछे 6.4%, ये परसेंट है, ठीक है। 27% लोग मर जाते थे 1000 में से, अगर हम परसेंटेज निकालें तो। वैसे ही 2016 में सिर्फ 6.4% लोग ही मरते थे, डेथ रेट इतना कम हो चुका था। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मीनिंग क्या है, जो छोटे बच्चे हैं ना 1 ईयर की कम एज के, या 1 ईयर के, या 1 ईयर की कम एज के, उनकी डेथ रेट बहुत कम हो गई, ठीक है, क्योंकि उनके लिए अच्छी सर्विसेज आने लगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफरिंग टू डेथ ऑफ इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज, ये देखो 1 साल के बच्चों तक की उम्र के बच्चों की बात करी गई है। हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, ये काफ़ी कम हो गया फ्रॉम 1046 पर थाउजेंड टू 1951 में, 1951 में था 146 पर थाउजेंड, और 34 ही रह गया 2016 में, यानी कि 2016 में 1000 में से 34 स्टूडेंट्स की ही डेथ हो रही है, ज़्यादा की नहीं, ठीक है। आगे राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, ठीक है भी, यानी कि लोगों की एवरेज लाइफ जो है वो बढ़ गई है। पहले लोग कम जीते थे, अब लोग ज़्यादा जीते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ 32 साल की एवरेज एज थी, अब 68.3 ईयर्स की एवरेज एज है, यानी कि इतने साल तक एक बंदा जिंदा रह सकता है। कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज़, और जो बहुत भयंकर बीमारियां होती थी जिनकी वजह से पहले लाखों लोग मर जाते थे, उनके ऊपर कंट्रोल लग गया है, उनकी मेडिसिन आ गई हैं, ठीक है, उनकी जो है ना वैक्सीन्स बन गई हैं। तो डेडली डिसीज़ लाइक मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, कोलेरिया हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं ना, स्मॉल चिकन पॉक्स, हैव बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल, इनको कंट्रोल के अंडर लेके आया जा चुका है। डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 साल तक के, जो 5 साल की कम उम्र के बच्चे हैं ना उनकी बात करी गई है। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, ये देखो पहले 248 के करीब बच्चे 1000 में से मर जाते थे, अब 244 जो थे वो 2004 में मर जाते थे, ठीक है। तो इंडिया इज़ सेट टू अचीव इट्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फॉर अंडर 5, तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा चाहे नहीं हासिल किया, लेकिन कुछ तो हमने प्रोग्रेस करने की कोशिश करी ही है, ठीक है।
तो आगे देखो, आज के हमारे हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करें तो 1951 में मेडिकल कॉलेजेस हमारी कंट्री में सिर्फ 28 होते थे। अब 2011 की बात करें तो टोटल 321 मेडिकल कॉलेजेस हैं। डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल पहले सिर्फ 9201 थे, अब 35,071 2001 के सेंसस के हिसाब से। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो थे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर सब सेंटर्स पहले 725 थे, अब 1,75,270 हैं। तो नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल्स में चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो पब्लिक हैं, ठीक है, यहाँ पे 3.2 हैं, 3.2 यानी कि 10% पॉपुलेशन के लिए बात करा गया है, ये परसेंटेज में है। अब 4.2 जो हैं परसेंट के हिसाब से 2011 में है। डॉक्टर्स पहले थे 61,000, क्योंकि डॉक्टर की स्टडी बहुत महंगी होती थी। अब देखो डॉक्टर्स कुल मिला के 8,16,629 है। नर्सेज जो हैं पहले 18,054 थे, अब 17,02,555 हैं। नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 10,000, एक 10,000 के पीछे कितने डॉक्टर्स हैं, ठीक है। 10,000 के पीछे पहले 1.7% थे, अब 6% डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आ गया है हेल्थ केयर सेंटर इन इंडिया। अब हम हेल्थ केयर सेंटर की बात करें तो इसमें देखो हेल्थ केयर सेंटर में क्या क्या आ जाता है। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आ जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आ जाते हैं, कम्युनिटी यानी कि एक मोहल्ले का हेल्थ सेंटर की हम बात करें, एंड सब सेंटर्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी की PHC क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होते हैं। ये ना छोटे लेवल के, दीज आर स्मॉल हॉस्पिटल, ये छोटे लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं। और हेल्थ केयर सेंटर्स सेटअप मोस्टली इन स्मॉल टाउन, जो छोटे छोटे टाउन्स में होते हैं, एंड रूरल एरियाज जहाँ पर छोटे छोटे गांव में होते हैं, मैनेज्ड बाय सिंगल डॉक्टर। और ये जो होते हैं ना हेल्थ केयर सेंटर्स, ये या तो कोई सिंगल डॉक्टर चलाता है या फिर कोई ANM यानी कि कोई नर्स वगैरह चलाती है। ANM की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं क्लास 12, ज़्यादातर बच्चों को ना ANM की फुल फॉर्म ही नहीं पता होता। आप ANM करते हो, कोई GNM कर रहा होता है, इसकी मतलब फुल फॉर्म ही नहीं पता होता। ANM का मीनिंग होता है एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, उसको बोलते हैं ANM, ठीक है। क्योंकि आप क्लास 12 के बच्चे हो तो आपको सभी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो सेंटर्स होते हैं ये फोकस करते हैं एजुकेटिंग जो पीपल होते हैं उनको ना एक इशू देते हैं, क्या मतलब ये जो इशू होता है ना किसका, हेल्थ से रिलेटेड, उनको बोलते हैं कि एजुकेटेड पीपल को कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो और अपने फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्थ का ध्यान रखो। These center focus on educating people on issues related to health care and provide immunization facility against infectious disease। और जो डिसीज़ बहुत गंदी सी होती हैं, मतलब बहुत भैड़ी बीमारियां होती हैं जैसे कोरोना है ना, इनसे रिलेटेड बहुत इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि आप लोगों को बताओ। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट्स ऑफर्ड टू पेशेंट विद द मैनेजेबल लिमिट। लेकिन इन सेंटर्स की ना एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई बड़ा केस इनके हाथ में आ जाता है तो हम जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो तो इससे करवा सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल का ट्रीटमेंट करने में ये सेंटर्स फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको तो बोला जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल हॉस्पिटल्स इन स्मॉल टाउन्स, ओके। तो अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो टाइप 2 में क्या आ जाता है, टाइप 2 में आ जाते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। अब सेकेंडरीज क्या होते हैं, इनको अगर हम कंपेयर करें PHC से यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से तो उससे थोड़ा अपग्रेडेड होते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है अपग्रेडेड यानी कि थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या होता है, आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, आपको फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाएगा, आपके डॉक्टर थोड़ी बहुत छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कर देगा, बस इतना सा होता है। लेकिन जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं इनमें एक्सरे, ECG या फिर सर्जरी वगैरह इन सभी की फैसिलिटी भी होती है, ठीक है ना। ये मतलब ज़्यादातर बड़े टाउन्स में होते हैं या फिर जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं या फिर बड़े हेडक्वार्टर्स में होते हैं। आगे है टाइप 3 की बात करूँ तो वो होता है टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर। पहले प्राइमरी हो गई, फिर सेकेंडरी हो गई और तीसरे नंबर पे हो गई आपका टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर।
दीज आर हाई एंड एंड फुल इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स। ये ना पता क्या होते हैं, बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। यहाँ पे हर एक हेल्थ की फैसिलिटी मिलती है और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। टर्शरी सेक्टर जो होता है इसमें बहुत एजुकेशनल और बहुत रिसर्चिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम एम्स की बात करें, आधे बच्चों को ना एम्स की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, तो मैं आपको एम्स की फुल फॉर्म बता देती हूँ, ठीक है। आप ना जिन हॉस्पिटल्स में पढ़ते हो या जिन हॉस्पिटल्स में आप ट्रीटमेंट करवाते हो, तो देखो बेटा, जिस हॉस्पिटल्स में आप ट्रीटमेंट करवाते हो आप उनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे एम्स है, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली है, आधे बच्चों को तो एम्स की फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी। तो एम्स की फिर फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मैंने क्या बोला? एम्स की फुल फॉर्म क्या है? आप जो भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हो, ज़्यादातर हमारे ना पंजाब में जो बहुत सीरियस पेशेंट हो जाता है तो उसको पीजीआई लेके जाया जाता है ना। क्या आपको पीजीआई की फुल फॉर्म पता है? ठीक है, तो आपको ना इन चीज़ों के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो पीजीआई की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। क्या है पीजीआई की फुल फॉर्म? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ठीक है। या फिर NIMHNC, ये वाला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है ना। ये बेंगलुरु में है। ये बहुत बड़े बड़े और स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना बहुत है बेटा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम हेल्थ सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज़ को लेकर बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।